नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल से आज है इसका लास्ट क्लास है आज। अब तक हमने इस भारत का भूगोल से टोटल 11 क्लास चल चुके हैं। आज टोटल 11 क्लास चल चुके हैं। आज जो ये क्लास चलेगा तो टोटल 12 हो जाएंगे। यानी भारत का भूगोल हमने 12 क्लास में पूरा समाप्त कर लिया। 12 क्लास से मेरा तात्पर्य 12 यानी 12 भागों में बांट के मैंने इसे ख़त्म किया। कल से हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि मैंने भारत का भूगोल से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल टेलीग्राम चैनल इसका बन जाएगा FGS स्टडी का, इसी के नाम से बनाएंगे। और आपको साथ ही साथ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, तो अगर आप उससे जुड़ जाएंगे तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज पढ़ेंगे पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग आखिर होता क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग यह हमें हाइड्रोकार्बन से मिलता है, हाइड्रोकार्बन में मिलता है। और हाइड्रोकार्बन में पेट्रो रसायन कहाँ से मिलता है? तो ये कार्बनिक जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, कच्चे तेल होते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक है, वही पेट्रो रसायन का उद्योग है। आइए उसी को समझते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पॉलीमर, दूसरा है कृत्रिम रेशा, तीसरा है इलेक्ट्रोमर्स, चौथा है सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर का निर्माण एथिलीन एवं प्रोपिलीन से होता है, जो तेल शोधन के दौरान प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश का पहला नेफ्था आधारित रसायन कारखाना है। इसकी स्थापना 1961 में मुंबई में हुई। पॉलीमर्स में प्लास्टिक तैयार की जाती है। भारत में प्लास्टिक उत्पादन के प्रमुख केंद्र मुंबई, बरौनी यानी बिहार, मैसूर, पिपरी, पुणे पश्चिम बंगाल में होता है। कृत्रिम रेशे का इस्तेमाल वस्त्र उद्योग में होता है, जो कि नायलॉन एवं पॉलिस्टर प्रमुख कृत्रिम रेशे हैं। नायलॉन एवं पॉलिस्टर के कुछ प्रमुख कारखाने हैं, जो कि कोटा में, पिंपरी में, मुंबई और पुणे में स्थित है। तो इसे आप देख लीजिएगा, कौन से कारखाने कहाँ कहाँ स्थित हैं वो सब बताया गया है। इलेक्ट्रोमर्स एवं कृत्रिम डिटर्जेंट कारखाना, जो कि हल्दिया में है। और पटाखे बनाने का भी उद्योग है, औरिया में, उत्तर प्रदेश, जामनगर। मतलब पेट्रो रसायन उद्योग का पटाखा बनाने में भी इसका यूज है। बस इतना जान लीजिए। अब आइए इन सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में जान लीजिएगा। पॉलीमर क्या होता है, कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग नेक्स्ट टॉपिक है। आगे हेडिंग डालिएगा, सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय पूंजी के प्रथम सफल कारखाना कवाफजी डाबर ने सन 1854 में मुंबई में लगाया था। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, अतः इसकी स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में अथवा बाजार क्षेत्र कहीं से भी की जा सकती है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन 3 क्षेत्रों के तहत होता है। पहला है कारखाना, इसका जिला क्षेत्र में आता है। वस्त्र उत्पादन की भागीदारी क्रमशः घट रही है, इसमें भी शक्ति चलित करघे हैं, जो कि भागीदारी में क्रमशः वृद्धि हो रही है। और सूती वस्त्र उद्योग का वितरण भी हुआ है महाराष्ट्र एवं गुजरात तक। और महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का विकास के कुछ कारण हैं। उसका पहला मेन कारण है समुद्री आर्द्र जलवायु है, वहाँ पर स्थानीय कपास यानी कच्चा माल की प्राप्ति हो जाती है वहीं से ही। जल विद्युत की सुविधा है, मुंबई का काडला एवं बंदरगाह से आयात एवं निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। सस्ते श्रमिक की उपलब्धता भी है, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र का उद्योग ज़्यादा इसका उद्योग है, मतलब इसका ज़्यादा वितरण है। दूसरा है तमिलनाडु। सूती वस्त्र की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है, जो कि 300 मील है, जहाँ पर 300 मील हैं तमिलनाडु में सूती वस्त्र की। यहाँ देश के लगभग 45% मील निर्मित सूत का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर प्रमुख
केंद्र है यह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो तमिलनाडु को कहते हैं। इसके अन्य भी कुछ केंद्र हैं, चेन्नई में है, मदुरई में है, ताजउन में है, तंजौर जिसको हम लोग बोलते हैं, बृहदेश्वर मंदिर जहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग का विकास के कारण सस्ते जल विद्युत की सुविधा, स्थानीय कपास की उपलब्धता और सस्ते श्रमिक की सुविधा भी है वहाँ पर। अब बाज़ार की भी उपलब्धता है। पश्चिम बंगाल में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की 55 मिलें हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है सूती वस्त्र का हाल, आइए इसे जानते हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की 50 मिलें। यहाँ कानपुर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अन्य क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का अन्य क्षेत्रों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं हैं कुछ, जो कि उत्तम कोटि का कच्चा माल, लंबे रेशे वाली कपास की कमी है, संरचनात्मक सुविधा के अभाव है, विद्युत आपूर्ति की भी कमी है, पुरानी मशीनें हैं, पुरानी औद्योगिक है, अकुशल श्रमिक हैं, मिश्रित एवं कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों का सिंथेटिक कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, पहला पर चीन है। चीनी का क्या उद्योग है, आइए समझते हैं। भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है, यूरोप में चुकंदर से किया जाता है। ये खास जानकारी आपके लिए। अब तक आप जानते होंगे कि चीनी का मतलब चीनी कैसे बनता है, तो अब आप सभी जानते होंगे गन्ना से बनता है। आपके लिए एक नया है, यूरोप में चुकंदर से किया जाता है चीनी तैयार। ठीक है, आज का ये नया प्रश्न है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा। 1903 में अंग्रेज़ों द्वारा बिहार में मैदरा यानी सारण जिला में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाकों और बिहार में चीनी मिलें लगाई गई थी। 1932 में चीनी उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला था। चीनी उद्योग एक वजनहास उद्योग है। चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन कठिन होता है, अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही किया जाता है। प्रमुख गन्ना उत्पादक कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन एवं चीनी मिल की 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, गंगा यमुना दोआब में और उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्र में। महाराष्ट्र में यह गोदावरी, कृष्णा, पारवा और नीरा नदी के संचित काली मिट्टी में गन्ने की अच्छी पैदावार है। महाराष्ट्र में अहमदनगर, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, सोलापुर, सतारा प्रमुख चीनी केंद्र हैं। तमिलनाडु में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है तथा शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसका कारण आर्द्र समुद्र तटीय जलवायु है। इसके कुछ अन्य उत्पादन केंद्र हैं जो आप देख लीजिएगा। चीनी उद्योग का दक्षिण भारत में विकेंद्रीकरण के कुछ कारण हैं। दक्कन के पठार की काली मृदा गन्ने के फसल के लिए अनुकूल है। नमी धारण क्षमता अधिक होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता है। समुद्री आर्द्र जलवायु गन्ने में शर्करा की मात्रा में पेराई की अवधि में वृद्धि करती है, जिससे शर्करा की मात्रा में कमी अधिक नहीं हो पाती। दक्षिण भारत की चीनी मिलों की स्थापना सहकारिता के माध्यम से हुई है। दक्षिण भारत के गन्ने के रस में की मात्रा अधिक होती है, इसका कारण आर्द्र समुद्री जलवायु। चीनी उपयोग की समस्याएं हैं। भारत में गन्ने का आधा भाग गुड़ एवं खांडसारी बनाने में प्रयुक्त होता है, अतः चीनी मिलों में को गन्ने की प्राप्ति कम होती है। भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज कम है। छोटा पेराई काल है। चीनी का कम आवर्ती रिवेक्टी रेट है, जो कि 100 रुपया केजी टन के मात्र 10 रुपया किलो चीनी प्राप्ति होती है, जिसकी 10% सरकार की मूल्य नीति की चीनी मूल मालिकों के हित में ना होना, इसलिए इतना है। जूट का उद्योग आइए जानते हैं। यह कृषि आधारित एवं वजनहास उद्योग है, अतः उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में भारत विभाजन से पूर्व जूट उद्योग का भारत का एक एकाधिकार था। विभाजन के बाद जूट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि विभाजन के बाद भारत में अधिकतर जूट कारखाने रद्द हो गए, जबकि जूट उत्पादन का अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान और बांग्लादेश वर्तमान में चला गया था। वर्तमान में इस उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के केंद्रीकरण के कुछ कारण हैं। इस क्षेत्र में भारत का 90% कच्चा माल जूट का उत्पादन होता है। हुगली के स्वच्छ जल की प्राप्ति एवं जल परिवहन की सुविधा, दामोदर घाटी से जल विद्युत एवं ताप विद्युत की प्राप्ति।
ठीक है। जूट उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। कृत्रिम रेशे की प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांगों में गिरावट आ गई है। अधिकतर कारखाने पुराने हो गए। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं बेफिक्र। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीएस पूछा जा रहा है तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और अपनी परीक्षा में एक बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मन में ये संकोच ना रखें कि मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएसआई का कर रहा हूँ तो उसमें ये जीएस आएगा कि नहीं आएगा, बिहार एसएससी का कर रहा हूँ उसमें ये जीएस आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। बेझिझक आप इस नोट्स को बनाइए और बेहतरीन इसे पढ़िए और याद कीजिए और एकदम इस नोट को तैयार कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन फंसते हैं इसी क्लास से। कोई भी जीएस में आपको गारंटी नहीं देता होगा कि जीएस कहाँ कहाँ से पूछे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर 20 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं और अगर ये पूरा नोट्स मेरा अगर आप पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा लगाए हुए अगर आप लगा लेते हैं तो मैं पक्का के साथ कह सकता हूँ 14 या 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जूट में कच्चे पटसन एवं पटसन के सामान के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, परंतु पटसन उत्पादों को निर्यात में द्वितीय स्थान है। अब आइए जान लेते हैं कागज़ उद्योग। आज़ादी के समय देश में अखबारी कागज़ की पहली मिल नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में लगाई गई थी। कागज़ बनाने का सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। यह पुनः 1881 में टीटागढ़ जो कि पश्चिम बंगाल के कारखाने लगाए गए। यहीं से आधुनिक कागज़ उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। कागज़ उद्योग एक वजनहास उद्योग है, अतः इस उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः कच्चे माल के क्षेत्र में हुआ है। कागज़ उपयोग में प्रयुक्त कच्चा माल, अब आइए इसे पढ़ते हैं। मुलायम लकड़ी, बांस, सवाई घास, बाक्सी, रैक्स। मुलायम लकड़ी यह हिमालय के कोटद्वारी वनों से प्राप्त होती है और कागज़ उद्योग के कुल कच्चे माल के 7% मुलायम लकड़ी के उद्योग से उपयोग में लाया जाता है। अब आइए बांस में। भारत में कागज़ का उद्योग का 70% कच्चा माल बांस से प्राप्त होता है। भारत में कर्नाटक में बांस के सर्वाधिक वृक्ष हैं। सवाई घास के कागज़ उद्योग में 15% कच्चा माल प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में सवाई घास का सर्वाधिक उपयोग है। बागसी और रैक्स और भी अन्य हैं जो चावल, गेहूँ एवं मक्का के पुआल के सभी कागज़ तैयार किया जाता है। ऐसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख कागज़ के उत्पादक क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र के बेलापुर में और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, केरल में इत्यादि जगहों पर इसका प्रमुख कागज़ का उत्पादन केंद्र है। अखबारी कागज़ का उत्पादन कैसे होता है? नेपानगर में और बल्लापुर महाराष्ट्र में, सांगली जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ नोटों के लिए कागज़ तैयार किया जाता है। होशंगाबाद में कागज़ का जो नोट होता है उसका कागज़ तैयार किया जाता है होशंगाबाद में। ठीक है, लास्ट चैप्टर भारत का भूगोल से लास्ट टॉपिक है आज का, रेशम उद्योग। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि मैंने वो कुछ टॉपिक छोड़े हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैंने भारत का भूगोल से इस टॉपिक से या इस चैप्टर से ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है। अगर कहीं से भी कुछ भी अधूरा हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, रेशम उद्योग 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली अवस्था में रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। दूसरी अवस्था में प्राप्त रेशे का उपयोग रेशम के वस्त्रों में उत्पादन किया जाता है। रेशम कीट पालन यह कैसे होता है? रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। भारत में उत्पादित रेशम के कुछ प्रकार हैं। पहला है शहतूत रेशम, जिसे हम मालबेरी रेशम बोलते हैं। शहतूत के वृक्ष पर कीट पाल कर प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में
होता है। यहाँ पर उच्च कोटि के रेशम मिलते हैं इन जगहों पर। मूंगा रेशम, यह भी शहतूत के वृक्ष के कीड़ों से प्राप्त होता है। उत्पादन केंद्र असम और पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में है। रेशम वस्त्र का उद्योग, भारत में रेशमी वस्त्र का उद्योग मैसूर में, बेंगलोर में, वाराणसी में, तिरुपति, मदुरई में, कांजीपुरम, भागलपुर, चेन्नई और मुंबई के इसका यह प्रमुख स्थान है। रेशम वस्त्र उद्योगों का यह प्रमुख केंद्र है। कुल रेशम उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की रेशमों की हिस्सेदारी है। मालवेरी रेशम में लगभग 79% इसका है भागीदारी इसका, और एरी रेशम में 13.5%, टसर रेशम में लगभग 5.7% और कच्चा रेशम में लगभग 0.6% इसकी साझेदारी है रेशम को बनाने में। ठीक है, तो आज हमने पूरा भारत का भूगोल पढ़ लिया। कल से हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।